आज का टॉपिक है विहित समुदाय तथा ऊष्मीय संतुलन के लिए शर्त, कैनोनिकल एनसेम्बल एंड कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। पहले हम देखें विहित समुदाय क्या होता है। कैनोनिकल एनसेम्बल, विहित समुदाय ऐसा समुदाय है जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे स्वतंत्र निकाय होते हैं जिनके ताप, आयतन व कणों की संख्या एक समान होते हैं। तो ऐसे निकायों का समूह जिनके लिए कि T, V और N, T ताप, V आयतन और N कणों की कुल संख्या एक जैसे हों, ऐसे निकायों का जो समूह है वह विहित समुदाय कहलाता है। ये सभी निकाय एक दूसरे से दृढ़, सुचालक व अप्रवेश्य दीवारों द्वारा पृथक रहते हैं एवं सभी निकायों की कुल ऊर्जा नियत रहती है। सुचालक दीवारों द्वारा ये निकाय परस्पर ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं और इसके कारण इनका ताप T एक समान बना रहता है। साम्यावस्था यह सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था होती है। अतः हम दिया गया प्रतिबंध यहाँ पर है कि कुल ऊर्जा नियत है, तो हम इस दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वाधिक प्रायिकता की शर्त ज्ञात करते हैं। माना दो निकाय जिनकी ऊर्जा E1 व E2 है, ये परस्पर ऊष्मीय संपर्क में हैं और कुल ऊर्जा E1 प्लस E2 बराबर E नियत है। यहाँ सही कर लें, ये E1 प्लस E1 बराबर E नहीं है, ये है E1 प्लस E2 बराबर E। पहले निकाय की ऊर्जा E1, दूसरे निकाय की ऊर्जा E2 और ये इनका कुल योग E है जो नियत है। तो हम दो निकाय ले रहे हैं जो परस्पर ऊष्मीय संपर्क में हैं और इनकी कुल ऊर्जा E1 प्लस E2 यह नियत है और ये हमने E के बराबर मान ली है। पूर्व प्रायिकता की समानता की परिकल्पना से पहले निकाय की ऊर्जा E1 होने की प्रायिकता P(E1) यह समानुपाती होगी ओमेगा E1 के, इसलिए P(E1) बराबर लिख रहे हैं C1 ओमेगा E1 के। C1 यहाँ पर कोई एक नियतांक है, तो पहले निकाय की ऊर्जा E1 हो इस बात की प्रायिकता P(E1) बराबर हुई C1 ओमेगा E1। ओमेगा E1 यह पहले निकाय के लिए ऊर्जा E1 पर अत्यल्प ऊर्जा परास dE में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। तो ओमेगा E1 यह दूसरे निकाय के लिए नहीं, पहले निकाय के लिए ऊर्जा E1 पर बहुत ही छोटी ऊर्जा परास dE में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। इसी प्रकार दूसरे निकाय की ऊर्जा E2 होने की प्रायिकता को हम लिख सकते हैं P(E2) बराबर C2 ओमेगा E2। यहाँ पर भी C2 एक नियतांक है और ओमेगा E2 यह दूसरे निकाय के लिए ऊर्जा E2 पर अत्यल्प ऊर्जा परास dE में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। अब पहले निकाय की ऊर्जा E1 व दूसरे निकाय की ऊर्जा E2 होने की संयुक्त प्रायिकता, इसे हम लिख रहे हैं P(E1, E2)। P(E1, E2) यह पहले निकाय की ऊर्जा E1 और दूसरे निकाय की ऊर्जा E2 होने की संयुक्त प्रायिकता है। यह इन दोनों प्रायिकताओं के गुणा के बराबर होगी, तो यह बराबर होगी P(E1
इंटू PE2। PE1 पहले निकाय की ऊर्जा E1 होने की प्रायिकता इंटू PE2 यह दूसरे निकाय की ऊर्जा E2 होने की प्रायिकता, और PE1 E2 है संयुक्त प्रायिकता कि पहले निकाय की ऊर्जा E1 और दूसरे निकाय की ऊर्जा E2 होने की संयुक्त प्रायिकता है PE1, E2। तो PE1 E2 बराबर है PE1 इंटू PE2। PE1 और PE2 के मान समीकरण 2 और समीकरण 3 से रखें। PE1 है C1 ओमेगा E1 और PE2 है C2 ओमेगा E2। ये मान रखने पर PE1 E2 बराबर होगा C1 C2 ओमेगा E1 ओमेगा E2। इसका लॉग लें तो लॉग PE1 E2 बराबर होगा लॉग C1 प्लस लॉग C2 प्लस लॉग ओमेगा E1 प्लस लॉग ओमेगा E2। और अब इसका आंशिक अवकलन करें E1 के साथ, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लॉग PE1 E2 बराबर होगा लॉग C1 और लॉग C2 कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यह अवकलन आंशिक अवकलन डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लॉग PE1 E2 बराबर होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लॉग ओमेगा E1 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लॉग ओमेगा E2। यह E1 के साथ अवकलन करने पर, या डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लॉग PE1 E2 बराबर हुआ डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लॉग ओमेगा E1। और दूसरी टर्म को हम इस तरह से लिख लें, डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लॉग ओमेगा E2 को हम लिख रहे हैं डेल्टा अपॉन डेल्टा E2 लॉग ओमेगा E2 इंटू डेल्टा E2 अपॉन डेल्टा E1। दूसरी टर्म में लॉग ओमेगा E2 का डिफरेंशिएशन E1 के साथ है, तो हम इस डिफरेंशिएशन को E2 के साथ कर लें, डेल्टा E2 से भाग दें, डेल्टा E2 से गुणा कर लें, तो हमें मिलेगा डेल्टा अपॉन डेल्टा E2 लॉग ओमेगा E2 इंटू डेल्टा E2 अपॉन डेल्टा E1। समीकरण 1 का अवकलन करने पर समीकरण 1 है E1 प्लस E2 बराबर E, जो कांस्टेंट है। इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 बराबर 0। इससे डेल्टा E2 का मान होगा माइनस डेल्टा E1, या डेल्टा E2 अपॉन डेल्टा E1 बराबर आया -1। और डेल्टा E2 अपॉन डेल्टा E1 बराबर -1 यह ऊपर के समीकरण में रखें तो डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लॉग PE1 E2 बराबर होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लॉग ओमेगा E1 माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा E2 लॉग ओमेगा E2। डेल्टा E2 अपॉन डेल्टा E1 बराबर -1 रखने पर अब साम्यावस्था सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था होती है, जिसमें कि प्रायिकता का मान सबसे अधिक होता है। तो साम्यावस्था में प्रायिकता PE1 E2 का मान अधिकतम होगा, तब उपरोक्त समीकरण में बायां पक्ष शून्य होगा, क्योंकि साम्यावस्था में P का मान अधिकतम है, log P का मान भी अधिकतम है, और log P का मान अधिकतम है तो इस डिफरेंशिएशन का मान 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष 0 है, तो राइट हैंड साइड दायां पक्ष भी 0 होगा, जिससे हमें मिलेगा डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लॉग ओमेगा E1 माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा E2 लॉग ओमेगा E2 बराबर 0, या डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लॉग ओमेगा E1 बराबर डेल्टा अपॉन डेल्टा E2 लॉग ओमेगा E2।
सांख्यिकीय यांत्रिकी के अनुसार ऊष्मीय संपर्क में दो निकायों के ऊष्मीय संतुलन में होने के लिए आवश्यक है कि यह फलन डेल्टा अपॉन डेल्टा ई लॉग ओमेगा ई का मान दोनों निकायों में एक समान हो। डेल्टा अपॉन डेल्टा ई लॉग ओमेगा ई का मान पहले निकाय में है डेल्टा अपॉन डेल्टा ई वन लॉग ओमेगा ई वन, और इसी फलन का मान दूसरे निकाय में है डेल्टा अपॉन डेल्टा ई टू लॉग ओमेगा ई टू, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। यही साम्यावस्था की या ऊष्मीय संतुलन की शर्त है। इस फलन को हम बीटा से लिखते हैं। यह ईटा ई कुल ऊर्जा का फलन है, यह ई ऊर्जा का फलन है। तो बीटा ई बराबर है डेल्टा अपॉन डेल्टा ई लॉग ओमेगा ई, और यह बराबर होगा 1 अपॉन ओमेगा ई डेल्टा ओमेगा ई अपॉन डेल्टा ई। समीकरण 6 व 7 से दो निकायों के ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में बीटा ई वन बराबर बीटा ई टू। यह समीकरण 6 है जो हमने शर्त ज्ञात की है ऊष्मीय संतुलन की शर्त, डेल्टा अपॉन डेल्टा ई वन लॉग ओमेगा ई वन बराबर डेल्टा अपॉन डेल्टा ई टू लॉग ओमेगा ई टू। और हमने फलन बीटा ई मान लिया है डेल्टा अपॉन डेल्टा ई लॉग ओमेगा ई। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा बीटा ई वन और राइट हैंड साइड बराबर होगा बीटा ई टू। इसलिए दो निकायों के ऊष्मीय संतुलन की शर्त होगी बीटा ई वन बराबर बीटा ई टू। बीटा की विमा ऊर्जा के व्युत्क्रम की विमा के बराबर है। बीटा यह फलन है डेल्टा अपॉन डेल्टा ई लॉग ओमेगा ई, इसकी विमा 1 अपॉन ऊर्जा की विमा के बराबर है। लॉग ओमेगा ई विमा रहित राशि है, नीचे डेल्टा ई है जिसकी विमा ऊर्जा की विमा है। अतः बीटा फलन इस प्रकार का है कि इसकी विमा ऊर्जा के व्युत्क्रम की विमा के बराबर है। हम जानते हैं कि दो निकाय यदि ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में होते हैं तो इनके ताप समान होते हैं। अतः सांख्यिकीय यांत्रिकी के अनुसार ताप T समान होने का अर्थ है कि फलन बीटा के मान भी समान होने चाहिए। अतः हम फलन बीटा व ताप T में निम्न संबंध लिखते हैं। बीटा को हम इस तरह का मान लेते हैं 1 अपॉन के टी। के यहाँ पर एक नियतांक है और के टी की विमा ऊर्जा की विमा के बराबर होनी चाहिए। अतः नियतांक के की विमा ऊर्जा बटे ताप की विमा होगी और मात्रक होगा जूल पर डिग्री केल्विन, और यह नियतांक बोल्ट्जमैन नियतांक कहलाता है। के टी यह इसकी विमा ऊर्जा की विमा के बराबर है, इसलिए हम बीटा बराबर लिखते हैं 1 अपॉन के टी। के नियतांक है, इसकी विमा होगी ऊर्जा की विमा बटे ताप की विमा, और मात्रक होगा जूल पर डिग्री केल्विन, और यह नियतांक बोल्ट्जमैन नियतांक कहलाता है। अगला टॉपिक हम लेते हैं एंट्रोपी की सांख्यिकीय व्याख्या। सांख्यिकी के आधार पर एंट्रोपी को परिभाषित करें और एंट्रोपी व ऊष्मागतिक प्रायिकता में संबंध स्थापित करें। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी और रिलेशन बिटवीन
एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। एंट्रोपी को हम S से लिखते हैं और ऊष्मागतिक प्रायिकता को W से लिखते हैं। तो हमें S एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता W के बीच संबंध ज्ञात करना है। एंट्रोपी की सांख्यिकी व्याख्या इस प्रकार है। एंट्रोपी किसी निकाय की अव्यवस्था की माप है। जितनी अधिक अव्यवस्था होगी उतनी ही अधिक एंट्रोपी होती है, क्योंकि सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था, जो कि अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की अवस्था होती है, यह अधिकतम अव्यवस्था की अवस्था होती है। अतः अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की अवस्था में एंट्रोपी का मान अधिकतम होता है। इस आधार पर बोल्ट्जमैन ने ऊष्मागतिक राशि एंट्रोपी S और सांख्यिकीय राशि ऊष्मागतिक प्रायिकता W के मध्य संबंध स्थापित किया। हमें S और W के बीच संबंध स्थापित करना है। S एंट्रोपी है जो ऊष्मागतिक राशि है, और W ऊष्मागतिक प्रायिकता है जो सांख्यिकीय राशि है। एंट्रोपी क्योंकि किसी निकाय की अव्यवस्था की माप है। जितनी अधिक अव्यवस्था होती है उतनी ही अधिक एंट्रोपी होती है, और अधिक अव्यवस्था होने पर उसकी प्रायिकता भी अधिक होती है, इसलिए एंट्रोपी भी अधिक होती है। अतः एंट्रोपी S यह ऊष्मागतिक प्रायिकता W का फलन होगा, क्योंकि ऊष्मागतिक प्रायिकता W जब अधिकतम होता है तो एंट्रोपी S भी अधिकतम होती है। तो बोल्ट्जमैन के अनुसार एंट्रोपी S ऊष्मागतिक प्रायिकता W का फलन होती है। अतः हम लिखेंगे S बराबर FW। S एंट्रोपी, W ऊष्मागतिक प्रायिकता, FW यह W का फलन है। इस फलन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम दो निकाय लेते हैं जिनमें एंट्रोपी के मान क्रमशः S1 व S2 है, एवं इनकी ऊष्मागतिक प्रायिकता क्रमशः W1 व W2 है। तो हम दो निकाय लेते हैं। पहले निकाय के लिए एंट्रोपी S1 है, ऊष्मागतिक प्रायिकता W1 है, तब S1 बराबर होगा FW1। इसी तरह से दूसरे निकाय के लिए, जिसकी एंट्रोपी S2 है, ऊष्मागतिक प्रायिकता W2 है, हम लिखेंगे S2 बराबर FW2। दोनों निकायों की संयुक्त एंट्रोपी S बराबर होगी S1 प्लस S2। यदि एक निकाय की एंट्रोपी S1 है, दूसरे की S2 है, तो दोनों की कुल मिलाकर एंट्रोपी S बराबर होगी इन दोनों के जोड़ के बराबर S1 प्लस S2। एवं दोनों निकायों की संयुक्त प्रायिकता, दोनों निकायों की यदि हम ऊष्मागतिक प्रायिकता W ज्ञात करें तो यह बराबर होगी W1 इंटू W2। एंट्रोपी S तो है S1 प्लस S2, यह जुड़ रही है एंट्रोपी दोनों की, और ऊष्मागतिक प्रायिकता W बराबर है W1 इंटू W2। ऊष्मागतिक प्रायिकता का गुणा हो रहा है W1 इंटू W2। समीकरण 4 में S, S1 और S2 के मान समीकरण 1, 2 और 3 से रखने पर S बराबर S1 प्लस S2, ये समीकरण 4 है। इसमें S का मान रखें, S1 का मान रखें और S2 के मान रखें ऊपर के तीनों समीकरण से, तो हमें मिलेगा FW बराबर FW1 प्लस FW2, और W बराबर है W1 W2, इसलिए FW1 W2 बराबर हुआ FW1 प्लस FW2। इसको समीकरण 6 लिखें। समीकरण 6 का W1 व W2 के साथ आंशिक अवकलन करने पर, यदि हम इस समीकरण का आंशिक अवकलन करें W1 के साथ, तो हमें मिलेगा W2
एफ डैश W1 W2। एफ डैश W1 W2 यह F W1 W2 का डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएशन को हम डैश लगाकर लिख रहे हैं। तो F W1 W2 का डिफ्रेंशिएशन W1 के साथ होगा W2 इंटू एफ डैश W1 W2 बराबर राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ W1 का हो जाएगा एफ डैश W1 और एफ W2 का डिफ्रेंशिएशन W1 के साथ 0 होगा। इसी तरह से यदि हम W2 के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमें मिलेगा W1 एफ डैश W1 W2 बराबर एफ डैश W2। समीकरण 7 में समीकरण 8 का भाग देने पर, ये दो समीकरण हैं 7 और 8, इन दोनों का भाग देने पर हमें मिलेगा एफ डैश W1 अपॉन एफ डैश W2 बराबर W2 अपॉन W1। और इसको हम लिख सकते हैं W1 एफ डैश W1 बराबर W2 एफ डैश W2 और इन दोनों को हम K के बराबर मान लें तो हमारे पास दो समीकरण होंगे एफ डैश W1 बराबर K अपॉन W1 और एफ डैश W2 बराबर K अपॉन W2। एफ डैश W1 और एफ डैश W2 ये f का अवकलन है। यदि हम समाकलन करेंगे तो हमें यह फंक्शन फिर से मिल जाएगा। एफ डैश W1 का समाकलन करने पर हमें मिलेगा एफ W1 और यह बराबर होगा K log W1 प्लस C। K कांस्टेंट है और 1 अपॉन W1 का समाकलन होगा log W1। तो एफ W1 समाकलन करने पर हमें मिलेगा K log W1 प्लस C। इसी तरह से इस दूसरे समीकरण का समाकलन करने पर हमें मिलेगा एफ W2 जो बराबर होगा K log W2 प्लस C। अतः सामान्य रूप से हम लिख सकते हैं कि एफ W बराबर होगा K log W प्लस C और एफ W एंट्रोपी S के बराबर है। अतः एंट्रोपी S बराबर हुई K log W प्लस C। C यहाँ पर कोई नियतांक है, समाकलन नियतांक है। तो ये एंट्रोपी S और ऊष्मागतिक प्रायिकता W में संबंध हुआ। S बराबर K log W प्लस C। C और K ये दोनों ही कांस्टेंट हैं जिनके मान हमें ज्ञात करने हैं। पहले हम नियतांक C को ज्ञात करें। नियतांक C का निर्धारण। नियतांक C का मान नेरेंस्ट ऊष्मा प्रमेय जो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है इसकी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इसके अनुसार यदि किसी निकाय का परम ताप शून्य की ओर अग्रसर है, यदि कैपिटल T टेंड्स टू 0 तो इसकी एंट्रोपी भी शून्य की ओर अग्रसर होती है। एंट्रोपी S टेंड्स टू 0 एवं इस स्थिति में निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता 1 की ओर अग्रसर होगी। निकाय की एक ही अवस्था रह जाएगी जबकि वह परम शून्य ताप पर होगा। तो जब ताप T कैपिटल T 0 होगा तो एंट्रोपी S भी 0 होगी, S टेंड्स टू 0 और इस स्थिति में ऊष्मागतिक प्रायिकता W यह 1 होगी। तो हम इस समीकरण में S बराबर K log W प्लस C, इसमें यदि हम S बराबर 0 रखें तो W बराबर 1 होगा और log 1 बराबर 0 होगा। तो जब S बराबर 0 है, W बराबर 1 है, तो हमें नियतांक C का मान मिल जाएगा। C बराबर आएगा 0। तो S और W में अब हमारे पास यह संबंध है S बराबर K log W। अब हमें नियतांक K का निर्धारण करना है कि नियतांक K का मान कितना होगा। इसके लिए हम 1 मोल आदर्श गैस लेते हैं
और मान लिया इसका दाब P1 है और आयतन V1 है, और फिर इसका समतापी प्रसार करते हैं जिससे कि इसका दाब P2 और आयतन V2 हो जाता है। V2 V1 से अधिक है। तो ये हमने 1 मोल आदर्श गैस ली है जो V1 आयतन में दिखाई गई है, और जब इसका प्रसार होता है तो अब इसका आयतन बढ़कर V2 हो जाता है। शुरू में यह V2 आयतन है। इस V2 आयतन में से गैस केवल V1 आयतन के भाग में ही है, और जब प्रसार हो गया है तो यह कुल मिला के इसका आयतन बढ़कर V2 हो गया है। एक कण की आयतन V1 में पाए जाने की प्रायिकता बराबर होगी V1 बटे V2, क्योंकि कुल आयतन V2 है और जो गैस है वो प्रारंभ में V1 आयतन में ही है। तो एक कण की V1 आयतन में पाए जाने की प्रायिकता बराबर हुई V1 अपॉन V2। 1 मोल गैस में एवोगैड्रो संख्या n, कैपिटल N के बराबर अणु होते हैं। अतः इन n अणुओं के V1 आयतन में पाए जाने की प्रायिकता W1 बराबर होगी V1 अपॉन V2 टू दी पावर n। तो यदि एक कण के V1 आयतन में पाए जाने की प्रायिकता V1 बटे V2 है, तो 1 मोल गैस के लिए जिसमें n अणु हैं, यह प्रायिकता W1 बराबर होगी V1 अपॉन V2 टू दी पावर n। इसी प्रकार n अणुओं के V2 आयतन में पाए जाने की प्रायिकता होगी, V2 आयतन में पाए जाने की प्रायिकता, जब ये इसका प्रसार हो गया, अब इसका आयतन V2 हो गया है, तब इसकी प्रायिकता होगी V2 अपॉन V2 टू दी पावर n। प्रारंभिक स्थिति में जब ये V1 आयतन में है और कुल आयतन V2 है, तो प्रायिकता है V1 अपॉन V2 की पावर n, जिसको हम W1 से लिख रहे हैं। अब इसका प्रसार हो गया है, यह पूरे V2 आयतन में फैल गई है, तो n अणुओं के V2 आयतन में पाए जाने की प्रायिकता है V2 अपॉन V2 टू दी पावर n। इसको सही कर लें, जिससे इसका मान बराबर 1 आया है। और एक कण के V2 आयतन में पाए जाने की प्रायिकता है ये V1 अपॉन V2, क्योंकि कुल आयतन V2 है और गैस V1 आयतन में ही है, इसलिए V2 आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी V1 अपॉन V2। और n अणुओं के लिए यह प्रायिकता होगी V1 अपॉन V2 की पावर n, और बाद में यह प्रायिकता 1 के बराबर हो जाएगी V2 अपॉन V2 की पावर n, क्योंकि बाद में यह V2 आयतन में फैल गई है। कुल आयतन V2 है और V2 आयतन में ही पाए जाने की प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि V2 आयतन में यह पाया ही जाएगा कण। समीकरण 10 से एंट्रोपी में परिवर्तन। अब हम यह समीकरण काम में लें। समीकरण 10 है S बराबर K log W। तो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, ये बाद की एंट्रोपी है K log W से K log 1, क्योंकि बाद में W का मान 1 है, और माइनस पहले एंट्रोपी है K log V1 अपॉन V2 की पावर n, क्योंकि पहले W का मान W1 है जो V1 अपॉन V2 की पावर n है, और log 1 0 है, इसलिए यह एंट्रोपी में परिवर्तन बराबर होगा
माइनस के log v1 अपॉन v2 की पावर n, और यह बराबर होगा n के log v2 अपॉन v1। यह बराबर आएगा माइनस n के log v1 अपॉन v2, जिसको हम लिख सकते हैं n के log v2 अपॉन v1। ऊष्मा गतिकी से हम जानते हैं कि आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, जिसमें 1 मोल गैस का आयतन v1 से बढ़कर v2 हो जाता है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S होता है R log v2 अपॉन v1, जहाँ R सार्वत्रिक गैस नियतांक है। इन दोनों समीकरणों की यदि हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि n k बराबर R, इससे k बराबर आता है R अपॉन n। R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, n एवोगैड्रो संख्या है, और इससे k का मान आया 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर डिग्री केल्विन, और यह बोल्ट्जमैन नियतांक कहलाता है। अतः S बराबर k log W, यह जो समीकरण हमारे पास है, इसमें जो नियतांक k है, यह नियतांक k बोल्ट्जमैन नियतांक के बराबर है। k बराबर होगा R अपॉन n। तो एंट्रोपी और प्रायिकता, ऊष्मागतिक प्रायिकता में संबंध है S बराबर k log W, k जहाँ पर बोल्ट्जमैन नियतांक है।